नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों के केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो 7 मुख्य आरोपी थे, इनमें बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी शामिल थे। कोर्ट ने इन सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, यानी किसी पर भी दोष साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों के पास से न तो कोई बम मिला था और न ही कोई आरडीएक्स और न ही कोई फिंगरप्रिंट। इतना ही नहीं, एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में भी काफी अंतर है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं कोर्ट के फैसले पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा कौन है सभी 7 आरोपी, जानते हैं उनकी हर एक डिटेल और इस केस में क्या रही उनकी भूमिका। सबसे पहले बात बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की। आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म साल 1970 में मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एबीपी और वीएचपी की महिला विंग दुर्गा वाहिनी की सक्रिय सदस्य रही। साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। प्रज्ञा ठाकुर की छवि एक हिंदूवादी नेता की रही है। वो अपनी आक्रामक भाषण शैली और उग्र बयानबाजी के लिए जानी जाती है। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप लगे कि ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। उन पर ब्लास्ट की साजिश रचने का भी आरोप है। एनआईए की शुरुआती जांच में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें इस केस का एक मुख्य चेहरा माना गया। साल 2017 में जमानत मिली। बरी होने का आधार। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर को केस से बरी करते हुए कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल उनकी थी। उनके खिलाफ अन्य सबूत जैसे साजिश की बैठकों में शामिल होने के दावे गवाहों के बयानों से पुष्ट नहीं हुए। 34 गवाहों के अपने बयान से मुकरने के कारण केस कमजोर हो गया। अब बात इस मामले के दूसरे मुख्य आरोपी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की। आरोपी नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो भारतीय सेना की खुफिया इकाई में कार्यरत थे। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले कर्नल पुरोहित की छवि कट्टर हिंदूवादी विचारधारा वाले सैन्य अधिकारी की थी। वो अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़े हुए थे, जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देता था। प्रसाद पुरोहित ने 1994 में मराठा लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन की थी। कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि वो मालेगांव ब्लास्ट के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने विस्फोटकों, विशेष रूप से आरडीएक्स की व्यवस्था की और अन्य आरोपियों को ट्रेनिंग और संसाधन प्रदान किए। उनके घर से आरडीएक्स होने का दावा भी किया गया था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान अविश्वसनीय नहीं पाए गए। साथ ही उनके खिलाफ बाकी सबूत भी अपर्याप्त पाए गए। आरोपी नंबर 3 मेजर रमेश शिवजी उपाध्याय। कर्नल पुरोहित की तरह ही मेजर रमेश शिवजी उपाध्याय भी अभिनव भारत संगठन से जुड़े हुए थे और वो भी पुणे के ही रहने वाले हैं। रमेश उपाध्याय रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद धार्मिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। रमेश उपाध्याय पर आरोप था कि मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्होंने कर्नल पुरोहित के साथ मिलकर रणनीति बनाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ एसएमएस को डिकोड किया था, जो मालेगांव ब्लास्ट के बाद पुरोहित की तरफ से उपाध्याय को भेजे गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एनआईए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये दावे सिद्ध नहीं हुए। आरोपी नंबर 4 अजय राहिरकर। इस केस के चौथे मुख्य आरोपी अजय राहिरकर भी पुणे का ही रहने वाला है और कर्नल पुरोहित और रमेश उपाध्याय की तरह ही अभिनव भारत संगठन से जुड़े हुए हैं। अजय अभिनव भारत संगठन का कोषाध्यक्ष था। कहा गया था कि ये साल 2006 में अभिनव भारत संगठन अजय के पुणे वाले एड्रेस पर बनाया गया था।
मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच के दौरान एटीएस ने दावा किया था कि अजय ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में शामिल थे। उस पर कर्नल पुरोहित के निर्देश पर हथियार खरीदने और फंड इकट्ठा करने के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट से साल 2011 में सबूतों के अभाव में अजय को जमानत मिल गई थी। आरोपी नंबर 5 सुधाकर चतुर्वेदी। सुधाकर चतुर्वेदी भारतीय सेना के सैन्य खुफिया अधिकारियों का सूत्र था। सुधाकर भी अभिनव भारत संगठन का सक्रिय सदस्य रहा। मालेगांव ब्लास्ट के वक्त वो नासिक के देवलाली में था। एटीएस ने दावा किया था कि 25 नवंबर 2018 को उसके किराए के घर की तलाशी के दौरान आरडीएक्स के कुछ अंश मिले थे। सुधाकर चतुर्वेदी पर साजिश की बैठकों में भी शामिल होने का आरोप है। हालांकि सुनवाई के दौरान इसका कोई सबूत नहीं मिला। वहीं कोर्ट ने गवाहों के बयानों में भी काफी विरोधाभास माना। आरोपी नंबर 6 सुधाकर धड़ द्विवेदी। सुधाकर धड़ द्विवेदी को दयानंद पांडे के नाम से भी जाना जाता है। सुधाकर द्विवेदी भी अभिनव भारत का सदस्य था। वो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और बयानों को लेकर चर्चा में रहता था। जांच के दौरान एटीएस को सुधाकर के खिलाफ मिले सबूत में दावा किया गया था कि एटीएस ने बैठकों में उनकी मौजूदगी की पुष्टि के लिए आरोपियों और एक गवाह के आवाज के नमूने भी रिकॉर्ड किए थे। दावा किया गया कि अगस्त 2007 में नासिक में हुई बैठक में सुधाकर द्विवेदी और कर्नल पुरोहित ने हिंदुओं पर कथित अत्याचारों वाली एक सीडी दिखाई थी। इसके बाद जनवरी 2018 में फरीदाबाद में एक बैठक हुई थी जिसमें उसने अलग संविधान बनाने की बात की थी। आरोपी नंबर 7 समीर कुलकर्णी। समीर कुलकर्णी महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा है। इसके साथ ही समीर भी अभिनव भारत ग्रुप का हिस्सा रहा। एटीएस ने दावा किया था कि समीर ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं की मदद कर रहा था। एटीएस के साथ एनआईए ने भी माना था कि समीर पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। मालेगांव ब्लास्ट के 17 साल बाद अब 31 जुलाई 2025 को इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल शक के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। जज AK लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। वहीं पीड़ितों ने एनआईए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की बात कही है। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा, हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।